The London Top Show is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं विकास सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप शो। 30 अप्रैल की सुबह मुंबई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ऋषि कपूर का निधन हो गया। बहुत सारी यादें और फिल्में छोड़कर वो गए हैं। ऋषि बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली से आते थे, लेकिन वो स्टार किड शब्द में सिमटे नहीं रहे। वो फिल्मों में दिखाई दिए क्योंकि अदाकार थे और ये बात दुनिया मानती थी। उन्हें कभी बोनाफाइड सुपरस्टार नहीं माना गया क्योंकि जिस तरह के रोल्स वो फिल्मों में करते थे उन्हें करने वाले उनके दौर में बहुत थे। लेकिन ऋषि भीड़ का हिस्सा नहीं बने और यही उनकी यूएसपी रही। इसी वजह से वो अमर अकबर एंथनी, नसीब और चांदनी जैसी मल्टी स्टारर फिल्मों में भी पसंद किए गए। लेकिन आज हम जिस ऋषि कपूर को याद कर रहे हैं उसका क्रेडिट उनके करियर के सेकेंड हाफ को जाता है, जब उन्होंने अपनी उम्र और उसकी सच्चाई से भागने की बजाय उसका सामना किया। दीवाना में शाहरुख खान के साथ पैरेलल लीड करने वाले ऋषि ये है जलवा में सलमान के पिता बने। 2 दूनी 4 में कार खरीदने की जद्दोजहद करने वाले अधेड़ टीचर बने और अग्निपथ के क्रूर रऊफ लाला को कौन भूल सकता है। यकीन ही नहीं होता था कि ये ऋषि कपूर है। पिछले दिनों आई थी मुल्क, इसकी बात शुरू करेंगे तो कितनी ही बातें रह जाएंगी। फलते फूलते प्रोफेशनल करियर के बीच ऋषि की पर्सनल लाइफ की समस्याओं पर भी बात होती है। अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में ऋषि साफ लिखते हैं कि उनकी माँ और बहन को लगता है कि नीतू सिंह को ताउम्र मेरे साथ रहने के लिए मेडल मिलना चाहिए। बेटे रणबीर के साथ उनके संबंध हमेशा खिंचे खिंचे रहे। कोई इसे वैचारिक मतभेद कहता, कोई जनरेशनल गैप। आप भी चाहें तो कोई नाम दे दें। ऋषि कपूर की तमाम खूबियों की और खामियों की चर्चा के बीच एक चीज़ ऐसी रही जिसकी दाद पूरी इंडस्ट्री देती थी, उनका मुंहफट होना। जो जैसा है उसे वैसे ही कह देना, जिंदा दिल, खुश मिजाज। ये कुछ विशेषण हैं जो उनके नाम के आगे पीछे लगाए जा सकते हैं। एक रोज़ पहले ही हम इरफान के जाने का गम मना रहे थे और आज ऋषि कपूर की खबर आ गई। इन दोनों अदाकारों को साथ में भी देखा गया था डी डे नाम की थ्रिलर में। डी डे बनाते वक्त फिल्म मेकर निखिल अडवाणी ने ऋषि को एक छोटा सा रोल ऑफर किया था और जवाब में उन्होंने कहा था, तुम मुझे जीन हैकमैन या जॉन वाइट बनाना चाहते हो, लेकिन याद रखना मैं सपोर्टिंग एक्टर नहीं हूँ। जब फिल्म रिलीज हुई तो ऋषि सपोर्टिंग एक्टर नहीं थे। उन्होंने फिल्म में इकबाल सेठ नाम के अंडरवर्ल्ड डॉन का रोल किया था। ये पात्र दाऊद इब्राहिम से प्रेरित था। पाकिस्तान में रह रहे इकबाल सेठ को पकड़कर भारत लाने के लिए जो टीम लगाई जाती है उसमें रॉ एजेंट वली खान का रोल निभाते हैं इरफान और ऋषि कपूर साथी कलाकार इस दुनिया में अपनी अपनी भूमिकाएं पूरी करके विदा ले चुके हैं। लेकिन जो जीवित हैं उन्हें आगे बढ़ना है, यही दस्तूर है। हम भी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कोरोना संक्रमण से जुड़े कुछ अपडेट्स। आंकड़े, दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की संख्या हो गई है लगभग 32 लाख। 9,73,000 लोग ठीक हो चुके हैं। 2,28,000 मौत हो चुकी है। अमेरिका में 61,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और यहाँ का प्रशासन अभी भी खंबा नोचने में लगा है। व्हाइट हाउस और अमेरिका की सरकार का स्टेट डिपार्टमेंट कई दफ़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन की आलोचना कर चुका है। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से ऐलान करके WHO को पैसा देना भी बंद कर दिया था। अब खबर आई कि वॉशिंगटन ने G7 देशों को एक लिस्ट भेजकर बताया है कि WHO में क्या बदलाव होने चाहिए। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। इसमें अमेरिका के अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन है। अमेरिका कोरोना संक्रमण के दौरान WHO के काम की समीक्षा भी करवाना चाहता है, लेकिन G7 के देशों का कहना है, बाकी देशों का, कि पहले महामारी का पीक बीतने दिया जाए, उसके बाद भी ये सब हो सकता है। दुनिया से अब देश पर आते हैं। अपने यहाँ कुल मामले हो गए हैं 33,050, ठीक हुए 8,325 और मौतें 1,074। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 30 अप्रैल की दोपहर 4 बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,718 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण से हुई मौतों पर आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने केस फैटेलिटी माने कितने मामलों में मृत्यु हो रही है इससे जुड़े आंकड़े भी पेश किए। सुनिए। हम लोगों ने अगर रिपोर्टेड डेथ केसेस की एनालिसिस करें तो पाया
कि हमारे देश में केस फेटेलिटी करीब 3.2% नोट की गई है, जिसमें से 65% मेल और 35% फीमेल पेशेंट्स थे। अगर हम मोर्टेलिटी का एज डिस्ट्रीब्यूशन भी देखें तो पाते हैं कि लेस देन 45 ईयर्स एज ग्रुप में 14% केस फेटेलिटी हैज बीन नोटेड। 45 से 60 ईयर्स एज ग्रुप में 34.8% केस फेटेलिटी हैज बीन नोटेड और 60 ईयर्स के अबव एज ग्रुप में 51.2% केस फेटेलिटी हैज बीन नोटेड। उसमें भी अगर हम देखें कि 60 प्लस एज ग्रुप को अगर हम दो भागों में डिवाइड करें तो 60 to 75% में 42% केस फेटेलिटी हैज बीन नोटेड और अबव 75 ईयर्स में भी हमारे पास 9.2% केसेस में केस फेटेलिटी नोट की गई है। इसके साथ ही 78% केसेस में जो डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं उनमें कोमॉर्बिडिटीज भी पाई गई हैं। यह हम आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहते हैं कि कोविड-19 के संबंध में बोथ एल्डरली एज और कोमॉर्बिडिटीज रिस्क फैक्टर्स के रूप में पाए गए हैं। देश भर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां कोविड-19 के लिए तय अस्पतालों को छोड़कर दूसरे अस्पतालों में मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए और फिर अस्पतालों को बंद करना पड़ा। कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां अस्पताल किसी भी मरीज का इलाज करने से बच रहे हैं। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस भी जारी की थी, जिन्हें आज दोहराया गया है। आप भी सुनिए। राज्य में ये भी कहा गया है कि प्राइवेट क्षेत्र के कई अस्पताल अपने रेगुलर पेशेंट्स को डायलिसिस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कीमोथेरेपी और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जैसी क्रिटिकल सर्विसेज को देने में किसी कारणवश भय की वजह से या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से कभी कभी संकोच कर रहे हैं। वह अपने इस डर से अपने हॉस्पिटल और क्लिनिक्स को भी बंद कर रखे हुए हैं। उन स्थानों पर कई जगह पर यह देखा गया है कि वह सर्विस प्रोवाइड करने से पहले टेस्टिंग के लिए भी इंसिस्ट कर रहे हैं। इस विषय में यह हाईलाइट किया जाता है कि जिन भी क्रिटिकल सर्विसेज की देश में आवश्यकता है, सभी हेल्थ फैसिलिटी विशेषकर प्राइवेट सेक्टर ये फंक्शनल बनी रहे और किसी भी पेशेंट को किसी भी तरह की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। उधर राजधानी दिल्ली में सब्जी और फलों की थोक आपूर्ति करने वाली आज़ादपुर मंडी में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आते जा रहे हैं। अब तक 15 मामलों में पुष्टि हो चुकी है। 13 दुकानें भी सील की गई हैं। मंडी प्रशासन ने हाल ही में 24 घंटे काम करने का फैसला लिया था, लेकिन मंडी में व्यापारियों की संख्या तेजी से घटने लगी है। हरियाणा, बगल का राज्य, पहले ही आज़ादपुर मंडी से सामान की आवाजाही पर रोक लगा चुका है। एक अपडेट कर्नाटक से है। वहां के कलबुर्गी जिले में पुलिस ने लॉकडाउन के बावजूद मस्जिद में नमाज पढ़ने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया। 28 अप्रैल की शाम को पुलिस को सूचना मिली थी कि टी बोमनहल्ली मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थलों पर जुटने की मनाही है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुलिस जब मस्जिद पहुंची तो 2 लोग भाग गए। इन लोगों की तलाश की जा रही है। हम अपने सभी दर्शकों से बार बार अपील करते हैं, आपका धर्म आपके घर में भी आपके साथ रहेगा। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आपके जो भी जैसे भी ईश्वर हैं वो यही चाहते हैं कि आप जीवित रहें और इसके लिए ज़रूरी है कि आप सरकार के निर्देशों का पालन करें और जो भी उनका उल्लंघन करे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अपनी नहीं दूसरों की ज़िंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। केंद्र सरकार, इसका मैंने जिक्र किया गाइडलाइंस का, इसने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि कोरोना मरीजों के नाम और दूसरी जानकारी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इससे सामाजिक बहिष्कार का खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन लोग वीडियो बनाकर अपलोड करने के लालच से ऊपर नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला मुंबई के मुलुंड में सामने आया। कोविड-19 मरीजों का इलाज कर रहे एक डॉक्टर को संक्रमण हो गया। जब उन्हें एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो कि अब वायरल है। खबर आगे है, मुलुंड पुलिस ने इस मामले में वीडियो बनाने वाले शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। तो याद रखिए, अगली दफ़ा आप किसी का नाम सार्वजनिक करें तो आप कानून की चपेट में आ सकते हैं। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। पिछले कई दिनों से इस बात पर घमासान चल रहा था कि अपने घरों से दूर फंसे मजदूरों का क्या किया जाए। यूपी, बिहार, ओडिशा, झारखंड जैसे राज्यों के कई मजदूर गुजरात, महाराष्ट्र और दूसरी जगह जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वहाँ पर काम कर रहे थे। लॉकडाउन में काम बंद हो गया। इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि 40 दिन का राशन इकट्ठा करें या सामान ऑनलाइन ऑर्डर करें। सरकार के तमाम वादों के बावजूद पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा था। नतीजा, मुंबई, सूरत और अहमदाबाद की सड़कों पर लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के प्रदर्शन हुए। जो लोग किसी तरह घर के लिए निकल गए, उनमें से कई रास्ते में मर गए, कई अभी भी रास्तों में हैं।
इन सभी मजदूरों को राहत देने वाली खबर आई 29 अप्रैल 2020 की शाम को। बड़ी खबर में आज बात इसी पर होगी कि मोदी सरकार ने अलग अलग जगहों पर फंसे मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों के लिए क्या व्यवस्था बनाई है और इस पर अमल कैसे होगा। सबसे पहले आप गृह मंत्रालय से जारी हुई गाइडलाइंस सुन लीजिए। मजदूरों और छात्रों को वापस लाया जाए या नहीं, इस बात को लेकर काफ़ी बहस थी। पहले कहा गया कि लॉकडाउन में सफलता तभी मिलेगी जब कोई अपनी जगह से ना हिले, लेकिन यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पहले लॉकडाउन में मजदूरों के लिए बसें चलवाई, फिर कोटा से छात्रों को लाए। इसके बाद मध्य प्रदेश भी अपने मजदूरों को गुजरात से ले आया। महाराष्ट्र सरकार लगातार मांग कर रही थी कि दूसरे राज्यों के मजदूरों को उनके घर भेजने का इंतजाम किया जाए। इन सब ने बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों पर दबाव बना दिया था। इन तीनों राज्यों ने 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में कहा था कि केंद्र की गाइडलाइंस के बगैर वो मजदूरों को वापस लाने में असमर्थ हैं। दूसरी तरफ मजदूर और छात्र परेशान हो रहे थे। ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे थे जिसमें बिहार के मजदूर नीतीश कुमार सरकार को कोस रहे थे। अब इन नई गाइडलाइंस का पालन करके राज्य सरकारें दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर, छात्र और पर्यटकों को वापस ला सकती हैं। वैसे केंद्र सरकार की तरफ से गृह राज्य मंत्री ने यह भी जोड़ा है कि व्यवस्था जमाने के लिए कुछ दिन दिए जाएं, मजदूर और छात्र सड़कों पर भीड़ बनाकर ना चले आए। इसके बाद दो तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुशील कुमार मोदी, बिहार के डेप्यूटी सीएम, उन्होंने इस गाइडलाइंस के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया, लेकिन साथ में जोड़ा कि बिहार सरकार के पास इतने संसाधन नहीं कि मजदूरों और छात्रों को वापस बुला सके, तो केंद्र विशेष ट्रेनें चलाने की अनुमति दे। फिलहाल सिर्फ बसों की अनुमति मिली है। दूसरी तरफ दिल्ली जैसे राज्य हैं जहां सरकारों ने ऐलान किया है कि कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने पर काम शुरू कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 4 मई को कोविड-19 के संबंध में नई गाइडलाइंस प्रभावी होंगी। इसके तहत जहां संक्रमण का खतरा नहीं है वहां रियायत दी जाएगी। 3 मई को दूसरे लॉकडाउन की मियाद पूरी हो जाएगी। नई गाइडलाइंस का ऐलान इससे पहले कर दिया जाएगा। पंजाब जैसे कुछ राज्य भी हैं जो लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं और वो अपने यहाँ ऐसे फैसले ले भी रहे हैं। छूट कहाँ मिलेगी ये अभी से बताना मुश्किल है। काफ़ी कुछ मैदानी स्थिति पर और स्थानीय प्रशासन के लिए फैसलों पर निर्भर करता है, लेकिन आम समझ यही है कि जहाँ हॉटस्पॉट नहीं है वहाँ छूट मिल सकती है। देश के 736 में से तकरीबन 125 जिलों में फिलहाल हॉटस्पॉट है, यहाँ छूट नहीं मिलेगी। हो सकता है कि हॉटस्पॉट से एकदम सटे इलाकों में भी पाबंदियाँ जारी रहें, लेकिन बाकी जगहों पर रियायत मिल सकती है। कोरोना संक्रमण के दौर में सेहत के बाद दूसरी बड़ी चिंता है अर्थव्यवस्था की। लॉकडाउन के बीच अर्थव्यवस्था को रीस्टार्ट कैसे किया जाए, इस पर खूब मंथन हो रहा है। इस मंथन मंच पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी हैं। राहुल गांधी देश के बड़े अर्थशास्त्रियों से बात कर रहे हैं। शुरुआत आज सुबह उन्होंने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से की। इस बातचीत में रघुराम राजन ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाना तो सबसे आसान है, लेकिन ऐसा करना अब अर्थव्यवस्था के लिए विध्वंसक होगा। अक्लमंदी के साथ अब काम धंधों को शुरू करना ही पड़ेगा। एक खास सुझाव उन्होंने खूब दिया जिसकी चर्चा हो रही है, सुनिए। डॉक्टर राजन, कितना पैसा लगेगा गरीबों की मदद करने के लिए? तकरीबन 65,000 करोड़। 65,000 और 65,000 करोड़ इतना ज्यादा नहीं है। हमारा जीडीपी 200 लाख करोड़ है। और उसमें 65,000 करोड़ इतना ज्यादा नहीं है, तो कर सकते हैं। और अगर ये गरीबों के लिए है और अगर उनका जिंदगी बचाने के लिए है तो करना चाहिए। रघुराम राजन कह रहे हैं कि गरीबों की मदद के लिए सरकार को 65,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे और 200 लाख करोड़ में से इतना खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। रघुराम राजन की लाख करोड़ वाली ये गिनती अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं। अभी देश की जीडीपी लगभग $3 ट्रिलियन की है। रुपए में गिने तो लगभग 200 लाख करोड़ रुपए। अभी भी शायद नहीं समझ में आए और तोड़ते हैं। देश की जीडीपी इतनी है कि सभी 1 अरब 30 करोड़ लोगों में बांटी जाए तो हर आदमी के हिस्से 1,70,000 रुपए आए। अब रघुराम राजन कह रहे हैं कि इसमें से अगर 65,000 करोड़ रुपए गरीबों पर खर्च करना पड़े तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कितना फर्क पड़ेगा इससे? अपने वाले उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं। पहले हर आदमी के हिस्से में आ रहे थे 1,70,000 रुपए। अगर ये 65,000 करोड़ रुपए गरीबों के लिए खर्च कर दिए तो हर आदमी के हिस्से में आएंगे 1,68,000, यानी हर आदमी के हिस्से से 2,000 रुपए घट जाएंगे। लेकिन बात अंकगणित के इस फॉर्मूले जितनी आसान नहीं है। रघुराम राजन ने ये नहीं बताया कि गरीबों को किस तरह की मदद से इतना खर्च आएगा। हम बताएंगे, तफसील से बताएंगे। लॉकडाउन में किसको कितना नुकसान हुआ, ये समझने से पहले थोड़ी बुनियादी अर्थव्यवस्था समझनी होगी। हर देश की अर्थव्यवस्था के 3 बड़े घटक होते हैं,
कृषि, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कच्चे माल से उत्पाद तैयार होना, और सर्विस सेक्टर। देश की लगभग आधी आबादी कृषि के सेक्टर से जुड़ी है। एक बार की मान लेते हैं कि लॉकडाउन से एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब बच गए 2 मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। 44% रोजगार यहीं पर है और जीडीपी में इसका हिस्सा है 70% का। लेकिन लॉकडाउन में ना उद्योग धंधे चल रहे हैं और ना नौकरी पेशा, तो देश को असली घाटा यहीं हो रहा है। कितना? एक हफ्ते में लगभग 2 लाख करोड़ का नुकसान। रघुराम राजन गरीबों के लिए जितना खर्च करने की बात कर रहे हैं, उसके 3 गुने का नुकसान हर हफ्ते देश झेल रहा है। इस नुकसान से क्या होगा? हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे आ जाएगी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का कहना है कि जीडीपी को 4% का नुकसान होगा। इसका मतलब है कि विकास दर के हिसाब से 90 के दशक में हम जहां थे उसी विकास दर पर पहुंच जाएंगे। और विकास दर के आंकड़ों के बाहर क्या होगा? वही जो हमें दिख रहा है। लाखों लोग जो पहले शहरों में काम करते थे अब गाँवों में जा रहे हैं। पहले किसी फैक्ट्री कारखाने में काम करते थे, कहीं ठेला लगाते थे, पानी की दुकान लगाते थे, अब सब बंद हो गया तो गांव जा रहे हैं। लेकिन गांव लौटना भी समाधान नहीं है। गांव में कुछ काम धंधा नहीं था तभी तो शहर आए थे और इन्हीं लोगों की सबको चिंता है। यूएन की एक संस्था है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसने कहा है कि कोरोना की वजह से भारत में इनफॉर्मल सेक्टर के 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाएंगे। ये इनफॉर्मल सेक्टर क्या है? छोटे मोटे काम जैसे पान वाला, टेलर, इस तरह के छोटे काम धंधों वाले। ऐसे 40 करोड़ लोग गरीब हो जाएंगे और देश की आबादी कितनी है? 1 अरब 30 करोड़ के लगभग। अब आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी आबादी गरीबी की चपेट में आ सकती है। लेकिन गरीब होने का मतलब क्या है? इसकी भी तो कई परिभाषाएं होती हैं। बिल्कुल होती हैं। सरकार की दी परिभाषा है, बताते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में NSSO, सांख्यिकी मंत्रालय का विभाग है जिसका काम है आंकड़े जुटाना। आंकड़ों के आधार पर ही सरकारी योजनाएं बनाई जाती हैं। NSSO ने 2011-12 में एक आंकड़ा दिया। ये आंकड़ा बताता है कि कौन कितना खर्च करता है। इसके आधार पर उस वक्त के योजना आयोग ने इनकम के आंकड़े निकाले और गरीबी रेखा तय की। ये आंकड़े बताते हैं कि अगर यूपी के गांव में कोई आदमी रोजाना 25 रुपए कमाता है तो वो गरीब नहीं है। इस परिभाषा पर बहुत बहस हो सकती है, लेकिन सरकार ने तो इसी आधार पर अपनी गणना कर ली थी और इस गणित से उस वक्त 27 करोड़ गरीब थे देश में, कुल आबादी का 21.9%। आप पूछ सकते हैं कि भैया ये आंकड़े तो 9 साल पुराने हैं, नए आंकड़े बताइए। तो बात यह है कि NSSO ने 2017-18 में नए आंकड़े जुटाए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इसकी रिपोर्ट जारी नहीं की है। क्यों नहीं की है, ये आप सरकार से ज़रूर पूछिएगा। सरकारों से सवाल लगातार पूछने चाहिए। अभी पुराने आंकड़ों से ही गरीबों का अर्थशास्त्र समझ लीजिए। एक थिंक टैंक है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। इससे जुड़ी अर्थशास्त्री हैं श्वेता सैनी। उन्होंने ये गणना की है कि अगर 3 महीने मजदूर काम नहीं करते तो उनके खर्च करने की क्षमता में 25% की कमी आ जाएगी। और हमने आपको बताया कि इसी आधार पर इनकम की गणना भी होती है। तो ऐसे में 3 महीनों के लॉकडाउन के बाद भारत में 35 करोड़ और गरीब जुड़ सकते हैं। पहले कितने थे? 27 करोड़। कुल मिलाकर कितने हो गए? 62 करोड़ गरीब। तो ये गरीबों का मोटा माटी आंकड़ा है, प्रोजेक्शन है। इसको अगर सरकार हर महीने 312 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से सहायता दे तो 1 महीने का सरकार का खर्च कितना होगा? 19,500 करोड़ रुपए। सरकार देगी या नहीं, ये फैसला नरेंद्र मोदी करेंगे। जब करेंगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल आंकड़े बता रहे हैं ताकि आपको सरकार से क्या उम्मीद करनी चाहिए ये पता रहे। एक बात और है, ये भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन रहेगा तो लोग भूख से मर जाएंगे। देश के जाने माने उद्योगपति N. नारायण मूर्ति, उन्होंने भी आज कहा कि अगर लॉकडाउन चलता रहा तो लोग कोरोना के बजाय भूख से मरने लगेंगे। नारायण मूर्ति की इस बात के जवाब में मुझे अमेरिका के मशहूर राजनीतिज्ञ विलियम जेनिंग्स ब्रायन के 1896 में दिए गए क्रॉस ऑफ गोल्डन स्पीच की कुछ लाइन्स याद आ गई। क्या लिखते हैं वो अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं? बर्न डाउन योर सिटीज एंड लीव अवर फार्म्स एंड योर सिटीज विल स्प्रिंग अप अगेन एज इफ बाय मैजिक, but destroy our farms and the grass will grow in the streets of every city। हिंदी में क्या मतलब हुआ? शहर भले जल जाएं, खत्म हो जाएं, खेतों की हिफाजत होनी चाहिए। हमारे खेत बच गए तो किसी जादू की तरह हम अपने शहरों को दोबारा गुलजार कर सकते हैं। लेकिन अगर खेत तबाह हो गए तो शहरों की सड़कों पर घास उगाएगी, सभ्यताओं पर घास उगाएगी, कोई नहीं बचेगा। लॉकडाउन में शहर बंद है, काम धंधे बंद हैं, लेकिन कोई भूखा ना रहे इसका इंतजाम किसानों ने कर दिया है।
इस बार हर साल से ज़्यादा अनाज पैदा किया है, इतना ज़्यादा कि सरकारी गोदामों में जगह नहीं है। सरकार पूरे देश को 1 साल का अनाज दे सकती है। सरकार बहुत कुछ कर सकती है, कर भी रही है अपने क्षमता भर, लेकिन और ज़्यादा करना होगा। हमारे हिस्से में उम्मीद लगाना है, हमारे हिस्से में है कि सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरे। गांधी जी का जंतर याद है ना, एक भी आंख में आंसू है तो सरकार की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार विशेषज्ञों की बात पर पक्ष विपक्ष को किनारे रखकर ध्यान दे और इस बात का पक्का इंतजाम करे कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जिसे हम $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना चाहते हैं, उसमें कोई गरीबी या भूख की भेंट न चढ़ जाए। मौत बहुत बुरी होती है, बेबस होकर हो तो और भी ज़्यादा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।